नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में किसी है। दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज लगभग खिलजी वंश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये मेरा लास्ट वीडियो है खिलजी वंश का, ठीक है। इसके पहले हम 2 वीडियो और डाल चुके हैं जिसमें खिलजी वंश के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। जो बचा हुआ पोर्शन था आज बताए थे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम में किसी, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको दिखाएं, क्योंकि यह जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें ये बहुत मदद साबित होगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे उनमें इन सबसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर जाएगा नहीं। बहुत हाई लेवल में है ये। पीसीएस से लगा के नीचे लेवल तक, एसएससी, यूपीएसआई, कांस्टेबल तक के लिए, एयरफोर्स, सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर खिलजी वंश के बारे में। 1290 से 1320 बीच के बीच में था। तो देखो क्या होता है अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से बाज़ार को नियंत्रित किया जाता था, बाज़ार को किस तरह से नियंत्रित किया जाता था, और साथ में ये भी पढ़ रहे थे कि वहाँ पर कृषि के लिए क्या संसाधन किए गए, क्या क्या सिस्टम था, ठीक है। तो देखते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी था तो इसके समय अमीर खुसरो और दहलवी बड़े विद्वान थे जो इतिहास में बहुत माने जाते हैं। ये महान कवि थी। तो इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। अगर ये पेपर में ये पूछते हैं कि अमीर खुसरो जो है किसके समकालीन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, ठीक है। और हसन दहलवी किसके समकालीन थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, ठीक है। बताया जाता है कि जो अमीर खुसरो साहब थे, ये जो अमीर खुसरो थे वो इतने अच्छे विद्वान थे इन्होंने तबला, जो हम लोग तबला बजाते हैं, तबला, और साथ में ये जो वीणा जो था अपना, जो पुराना रूप होता था वीणा, जो सरस्वती माँ बजाती थी, उसको जो है इन्होंने उसका रूप परिवर्तित करके सितार बनाया था। तो तबला और सितार का जो आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने वीणा यानी सितार का आविष्कार किया था, जो वीणा से संशोधन था, जो सितार था वीणा का संशोधित रूप था। बर्नी के अनुसार, बर्नी ने ये कहा है कि यहाँ पर जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो इतनी अच्छी थी कि अगर अकाल भी पड़ जाता था, जैसे इस समय भी हम लोग देख लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस समय जो है सरकार ने कीमतों को नियंत्रित कर रखा है। तो कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं तो राजा को बहुत सारे अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जो है जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में, अगर उस समय उसके क्षेत्र, उसके टाइम पीरियड में अगर अकाल भी पड़े थे, तो उस समय भी उसने बाजार के जो मूल्य थे वो नियंत्रण रखे थे। मतलब कोई भी बंदा 1 पाई तक नहीं बढ़ा सकता था जो उसकी कीमत से, ठीक है। तो इससे बाजार नियंत्रण का बहुत अच्छा सुदृढ़ काम किया था। तो यहाँ पर देखिए कि बर्नी के अनुसार अकाल के समय भी 1 पाई तक का सामान महंगा नहीं होता था। सुल्तान के लिए घोड़ों का महत्व बहुत था, क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये आप लोग भी जानते हो, इतिहास अगर किसी ने थोड़ा बहुत देखा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से लड़ता ही रहा। कहीं सेने दक्षिण भारत तक ये लड़ते हो गया, इसके सैनिक गए, सेनापति गए, और इसने भी अभियान डायरेक्ट किए। तो उसने इसको लड़ाई की बहुत लड़ाइयाँ की, इसने बहुत सारे युद्ध भी जीते। तो इसकी वजह से इसको घोड़ों की बहुत ज़रूरत थी। तो ये घोड़ों को बहुत ही सोच समझ के खरीदता था, उनकी अच्छी खासी कीमत देता था। तो ये एक घोड़े की जो कीमत होती, जो सैनिक में यूज़ करने के लिए घोड़ा आता था, उसकी कीमत जो है 100 से 120 टका की लमसम होती थी। तो यहाँ पर देखिए सुल्तान के लिए घोड़ों का महत्व बहुत ज़्यादा था। एक घोड़े की कीमत 100 से 120 टका होती थी। अब जो घोड़े सैनिक कुछ ऐसा होता है जो सामान लाद के चलते थे, जैसे आजकल के टट्टू होते हैं, जो खच्चर होते हैं, जो भट्टे होते हैं, गांव में देखा हो भट्टे जो लगे होते हैं, उनमें टट्टू जो खच्चर होते हैं वो ईंटा लेके ढोआ करते हैं। तो उनकी भी कीमत उसने डिसाइड की थी, वो 22 से 25 टका में मिल जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सैनिकों को, यहाँ पर जो घोड़े सैनिकों के कार नहीं आते थे उनकी कीमत 22 से 25 टका होती थी। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था।
जो इसके पहले थे, जो इसके पहले सुल्तान हुए, तो वो लोग नगद वेतन नहीं दे पाते थे। वो लोग क्या करते थे कि एक तो ये है कि वो जो राजस्व वसूलते थे तो थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी से कम वसूलते थे, और साथ में उनकी भूमि की पैमाइश नहीं होती थी, तो इसलिए उनको ज़्यादा धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, सैनिकों को ज़मीन दे देते थे कि ज़मीन दे दी दिया और उसको पैदा करते थे, उसी से अपना वेतन निकाल लेते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बाकायदा अच्छा खासा जो है राजस्व एकत्रित करता था। तो इसलिए इसने जो है सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान बन गया। इसने नगद वेतन देता था, नगद पेमेंट। तो देता कितना था, तो ये जो है पहला सुल्तान था। और घोड़े की दागने की प्रथा शुरू की थी इसने। जो घोड़े थे, घोड़ों को इसने दागने की प्रथा शुरू की थी। और साथ में जो नगद वेतन, देखो नगद वेतन जो देता था वो 238 देता था। कितना देता था, अगर किसी सैनिकों को, सैनिक जो घुड़सवार सैनिक वाले होते थे उनको 238 देता था। और इसके समय घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में क्या होता था, जब पहले ज़माने में युद्ध होता था तो जैसे इसके सूबेदार होते थे, गवर्नर्स होते थे, छोटे छोटे जो राज्य होते थे इसके अंडर में होते थे। तो जब युद्ध किया जाता था तो उनसे पहले, युद्ध के पहले पूछा जाता कि आप कितने घुड़सवार रखते हैं, आप कितने घुड़सवार रखते हैं। कोई 100 बता दिया, कोई 500 बता दिया, कोई 1000 बता दिया, इस तरह से बता देते थे। लेकिन जब युद्ध का स्टार्टिंग होती तो पता चला जो 50 बताएं उसके यहाँ 10 आ रहे हैं, जो 100 बताएं उसके बाद 50 आ रहे हैं, जो 1000 बताएं वो 500 ला रहा है। तो इसमें उसको पता चला गुप्तचरों से कि इसकी समस्या क्या है। तो उसने बताया कि सर ऐसा है, अलाउद्दीन खिलजी को गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सर ऐसा है, ये लोग क्या करते हैं, जो गिनती होती तो भाई पेमेंट तो सबका मिलता था। जिसने बता दिया 1000 घोड़े मेरे पे, तो 1000 की पेमेंट जा रही है। लेकिन क्या होता था, घोड़े उसके 500 होते थे। तो जब चेकिंग होती थी तो गिना जाता था। तो एक जैसे गेट लगा है, कोई गेट लगा है तो गेट से घोड़ा निकलता था। तो घोड़ा रेड कलर का, घोड़ा निकल गया। अब जैसे 400-500 घोड़े, उसने बता दिया 1000 घोड़े हैं, 400-500 के बाद फिर दोबारा रिपीट कर दिया, फिर दोबारा रिपीट कर दिया। इस तरह से घोड़े रिपीट होते रहते थे। तो एक्चुअली में संख्या होती थी 500, लेकिन वो दर्ज कितनी होती थी, 1000। तो ये समस्या थी। तो इस वजह से उसने क्या किया कि अगर जो कोई घोड़ा गिनती हो गई उसको दागा जाता था, उसको एक नंबर, मतलब उसको नंबर ठप्पा लगा दिया जाता था, जिससे कि उसकी दोबारा गिनती ना हो सके। और वास्तविक अगर कभी युद्ध होता है तो उसको जितने जितने उसने डिसाइड किए घोड़े मिलने की दूसरे छोटे छोटे राज्यों से, तो वो एक्चुअली कि उसको ये एक्चुअली कितनी गिनती में है घोड़े, कितने सैनिक, तो उनको पता चल सके। इस वजह से इसने घोड़ों की दागने की प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक है, तो घोड़ों की दागने की प्रथा इसने स्टार्ट की। तो देखो सैनिकों को वेतन देने, ये जो सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था। और घोड़े दागने की प्रथा शुरुआत की थी। और सैनिकों के हुलिया प्रणाली थी तथा एक सवार होता था। जो सैनिक होते थे उनको एक प्रॉपर ड्रेस बनाया था। जैसे आजकल हम लोगों की आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी, सबका जो है अलग अलग ड्रेस है, पुलिस का अलग ड्रेस है। पहले क्या होता था, अब ड्रेस नहीं रखे हो तो उधर का जिस राज्य से युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय पता ही नहीं चलता है कि हम अपने को मार रहे हैं कि दूसरे को मार रहे हैं, बस मारे रहो मारे रहो। तो इस वजह से इसने इंडिकेशन दिया कि हमारे जो सैनिक होंगे एक प्रॉपर ड्रेस में रहेंगे, तो जिसकी वजह से अगर युद्ध होता है तो हमारे सैनिक विरोधी सैनिक को मार पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से सैनिक के हुलिया के बारे में इसने बात की थी। सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली चालू की थी। एक सवार जैसे एक घोड़ा एक सैनिक के लिए वेतन जो मिलता था वो मिलता था 238 टंका। बताया टंका मिलता था। टंका एक मुद्रा थी जो चलती थी। भू राजस्व की राशि दोआब क्षेत्र में खेती की पैमाश के आधार पर रखा गया। दोआब क्षेत्र क्या होता है, जो इसने जो गंगा और यमुना का जो अपना क्षेत्र, बीच का क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब। तो जो ये क्षेत्र पड़ता था, इसमें जो इसने भू राजस्व लगाया था वो जो है किस पर आधार पर था, पैमाइश के आधार पर था। ठीक है, और इस पे जो है जो लगान लिया जाता तो 50% लिया जाता था उपज का। ठीक है, और फिर अलाउद्दीन ने भू राजस्व 50% उपज का निर्धारित किया था। इसने जो है एक चीज़ और देखो, मकान कर और चराई कर लगाया था। पहले जो सुल्तान थे वो मकान कर और चराई कर नहीं लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मकान कर और चराई कर लिया। जैसे आजकल लोग जो है
आजकल चराई कर तो नहीं लगता है, लेकिन मकान का लगता है, जैसे शहरों में इनकम टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, वो होता है मकान का। ठीक है। बरनी के अनुसार खूत, ये देखो एक बरनी ने एक पॉइंट बोला है, एक चीज बोली है, तो उसको बताते हैं। बरनी के अनुसार खूत और मुकच्छम जीन जरपोश से सजे घोड़े पर अब नहीं चढ़ सकते थे और ना ही पान की गिलौरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी पत्नियां मुसलमानों के यहाँ काम करने लगी थी। यानी कि इसमें बताया है, अलाउद्दीन बरनी साहब ने बताया है कि उस समय जो व्यापारी होते थे, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि जो ये बाजार नियंत्रण इसने स्टार्ट किया था तो हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए भी किया था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा हिंदू व्यापारी जो है व्यापारी हुआ करते थे। तो इस वजह से इसने जो बाजार नियंत्रण कर दिया, तो वो अगर महंगा सामान लाते थे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो गरीब होते चले गए। तो बर्नी ने उन्हीं के लिए, जो हिंदू व्यापारी थे, उनके लिए ये बोला है, जो ये शब्द बोला गया है, खूत मुकच्छम जीन पर जरपोश से सजे, मतलब इतना ज़्यादा ऐशो आराम करने वाले लोग, जो जिनके पास घोड़ों कमी नहीं थी और जिनके पास बहुत सोना साथ चांदी थी, बहुत वैभव था, वो क्या हो अब नहीं चढ़ सकते। अब इतना गरीब हो गए थे, घोड़ा नहीं चढ़ सकते और ना ही पान की लौरियाँ नहीं पान खा सकते थे। ठीक है। अब उनकी औरतें जो है मुसलमानों घर में काम करने लगी थी। ठीक है। अब उसके बाद इतना जो था, इसके पहले जो हमने बताया था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और जो है कृषि व्यवस्था के बारे में बता दी थी। इसके बाद अब नया शासक आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो है 4 साल रहा था, 1316 से 1320 ईस्वी तक। इसने स्वयं को खलीफा कहा था। अभी तक जितने सुल्तान हुए थे तो उसने खलीफा नहीं कहा था, ये प्रथम ऐसा था खिलजी वंश का जिसने अपने आप को खलीफा कहा था। अल वासिक विल्लाह, इसने उपाधि धारण की थी, अल वासिक विल्लाह को उपाधि धारण की थी। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आता, नंगा मतलब नग्न अवस्था में आता था, कपड़े नहीं पहन के आता था, बहुत ही निर्लज था। कहते नहीं कि अगर ग्राफ बनता है तो ऊंचाई पर जाता है, एक बार ढलता है। इस तरह से जो खिलजी वंश पे जो सबसे टॉप लेवल में किस अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन खत्म होता है तो उसका जो है ढलान चालू हो जाता है। ढलान में ये बेवकूफ़ राजा चाले आ जाते हैं, मुबारक शाह जैसे, मुबारक शाह खिलजी जैसे। तो इन लोगों ने राज को तहस नहस क्या करते थे। बरनी के अनुसार ये मुबारक शाह इतना बेवकूफ़ था, कभी कभी वो दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था। खुसरो शाह को उसने सेनापति बनाया था। खुसरो शाह कौन था? ये गुजरात का हिंदू था जो बाद में कन्वर्टेड मुसलमान बन गया था। तो जो है खुसरो शाह को इसने अपना सेनापति बनाया था। बाद में जो है खुसरो शाह ने, ठीक है, बाद में जो बनाया था उसने सेनापति बनाया, जो 1320 में मुबारक शाह खिलजी की इसी ने हत्या कर दी थी, इसी सेनापति खुसरो शाह ने। अब बहुत, और इसके बाद जो है इसका चैप्टर क्लोज हो गया, जो है खिलजी वंश खत्म हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो बाजार व्यवस्था थी उसमें क्या क्या बोला जाता था, उसके पॉइंट याद कर लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान वजारत क्या होता था? दीवान वजारत एक प्रकार से मुख्यमंत्री होता था, वजीर होता था। देखो ये वजीर है, ठीक है। दूसरा दीवान इंसा, शाही आदेश का पालन कराना। अगर जो शाही आदेश जिसे मोदी जी ने आदेश किया है तो उसको पालन करने के लिए एक अधिकारी होता है कि नहीं, पूरी प्रशासन व्यवस्था है। इसी तरह से जब राजा आदेश देता था तो उसका आदेश कराने के लिए दीवान इंसा एक पद होता था, अधिकारी होता था जो शाही आदेशों का पालन कराता था। ठीक है। अब दीवान आरिज जो आरिज मतलब होता है सैन्य व्यवस्था से, तो ये क्या होता था? दीवान आरिज जो है सैन्य मंत्री होता, सेना मंत्री होता था। ठीक है। जो आजकल कौन है सेना मंत्री? राजनाथ सिंह है। कौन है आज जो है, आजकल जो है वो है राजनाथ सिंह। ठीक है। दीवान रिसालत विदेश मंत्री हैं। ठीक है। दीवान रिसालत क्या, विदेश मंत्री हैं। ठीक है। सायना ए मंडी, दीवान रिसालत विदेश मंत्री हैं और सायना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। सायना ए मंडी क्या होता था? बाजार अधीक्षक होता था। दीवान रियासत जो होता था बाजार नियंत्रक होता था।
सराय अदल जो है न्यायाधिकारी होता था। सराय अदल क्या होता, न्यायाधिकारी होता था। वरीद मंडी होता बाजार निरीक्षक, जो बाजार की निरीक्षक करता था उसको वरीद मंडी बोलते थे। महयान जो बोलते थे गुप्तचर को बोलते थे, महयान जो है गुप्तचर को बोलते थे। ठीक है, अब जो है बात यह है कि जो है हम लोगों ने खिलजी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये हमारा एग्ज़ाम में इजी चैनल है, इसको बहुत ही अच्छे से बार बार रिवीजन करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।